गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। और आज हम लोग फिर अपने अगले टॉपिक को लेकर के कुछ बातें करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मृदा अपरदन से संबंधित है। इसके पहले हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भूमि निम्नीकरण, संरक्षण के उपाय और मृदा संसाधन, इस टॉपिक पे हम लोग ने चर्चा की थी। साथ ही मिट्टी का वर्गीकरण, भारत में मिट्टियों के अलग अलग प्रकार, इसका भी हम लोग ने वर्गीकरण देखा था। और आज अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक की ओर, मृदा अपरदन। अब ये मृदा अपरदन क्या है, सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा। इसको सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं हम। अब ये अपरदन क्या होता है? एक कुछ मौसम की, ऋतु की कुछ अपक्षय की क्रियाएं होती हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश है, वायु है, हिमानी है, भूमिगत जल है। इसके कारण से कुछ प्रक्रियाएं जो है धरातल के ऊपर चला करती हैं। इसमें तीन स्थितियां होती हैं: अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अपक्षय क्या है। जब कोई भी चट्टान, मिट्टी या कोई भी बालू का रेत, वो जब सूर्य के प्रकाश के कारण से, गर्मी के कारण से, बारिश के कारण से, पानी के बहाव के कारण से अपनी ही जगह में वो टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, उसको हम अपक्षय कहते हैं। और जब वातावरण के तत्वों के द्वारा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसको अपरदन कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात अपरदन की कर रहे हैं। मृदा अपरदन, इसका मतलब मिट्टी जो घुल चुकी वो एक स्थान से दूसरी स्थान तक कैसे पहुँचती है, कैसे जहाँ तक एक स्थान की मिट्टी घुल करके दूसरी जगह पहुँचती है, उसको हम लोग बोलते हैं मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। तो यहाँ पे इन्होंने डिफिनीशन भी दी गई है कि मृदा के कटाव को और उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। और आम तौर पे क्या होता है, मिट्टी के बनने की क्रिया और अपरदन की क्रिया ये साथ साथ चला करती हैं और दोनों में संतुलन बना रहता है। लेकिन मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप वनों की कटाई हो जाती है, अत्यधिक पशुओं का चराना हो जाता है ना, और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, खनन कार्य हो रहे हैं, इस तरह जो है असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और फिर मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। और जब मिट्टी का कटाव होता है तो नलिकाएं बन जाती हैं, गहरी वाहिकाएं बन जाती हैं, जिनको हम अवनलिका कहते हैं, और ये जोतने योग्य नहीं होती। और इस भूमि को हम क्या कहते हैं? उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको शॉर्ट आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि उत्खात भूमि क्या होती है। इसके बाद और आगे देखते हैं कि कई बार जल क्या होता है, बड़े विस्तृत क्षेत्र को ढक देता है और ढाल के साथ साथ नीचे की ओर वो पानी बहता है। उस स्थिति में क्या होता है, मिट्टी घुल करके जल के साथ बह जाती है। इसको हम लोग शीट इरोजन के नाम से भी जानते हैं। और फिर क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में, ढालू क्षेत्र में जब तेज गति से पवन चलती है तो मिट्टी को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। इसको हम लोग पवन अपरदन के नाम से जानते हैं। तो ये सभी चीजें हैं मृदा अपरदन, इसी कारण से होता है और इन तरीकों से होता है। अब इस अपरदन से कैसे बचा जा सके, क्योंकि यदि अपरदन हो गया तो मिट्टी की जो उपजाऊ परत है वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए संरक्षण की कुछ व्यवस्था की जाती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना जरूरी है और यही मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, उसमें उपजाऊ क्षमता बनाए रखना। और इससे क्या होता है कि ढाल वाली जो भूमि होती है उसको समोच्च रेखाओं के अनुसार, जिससे भूमि जो है समान हो जाए और जल बहाव की गति घट जाए, इसको समोच्च जुताई भी कहा जा सकता है। इसके अलावा सोपान कृषि भी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जिसको हम सीढ़ीदार खेत कहते हैं, तो वो क्या होता है, अलग अलग स्टेप पे जो है समतल किया जाता है लेयर। तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसी खेती हो जाती है जिसको हम समोच्च सोपान कृषि कहते हैं। और फिर इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या इसके उपाय कर सकते हैं। घास की पट्टियाँ उगाई जा सकती हैं, ये भी जो है मिट्टी को रोकते हैं। और क्या हो सकता है, लगातार पेड़ों की कतारें भी बन सकती हैं
उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों की अपेक्षा हम जैविक खाद का इस्तेमाल करें, मेड़बंदी कर दें, बांध बना दें, पशुओं की अनियंत्रित चराई पर हम रोक लगा दें, है ना, और खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था हो जाए, क्योंकि यदि खेतों के ऊपर से पानी निकल गया ओवरफ्लो होकर के तो उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी और ढालों की विपरीत जुताई की जा सकती है। इसके अलावा नालियों और खड्डों को भी हम लोग समतल कर दें, खेतों में हरी खाद वाली फसल को उगाएं और उसी को उसमें जोत दिया करें। इसके साथ साथ सरकार ने भी कुछ उपाय किए और 1953 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। अब इसके क्या एम थे, कुछ उद्देश्य थे कि जो कटाव युक्त भूमि है उसको कृषि योग्य भूमि में कैसे बदला जाए, साथ में जो मरुस्थल बढ़ते चले जा रहे हैं उस पर नियंत्रण कैसे करें हम, और वर्तमान कृषि योग्य भूमि में जो उर्वरा शक्ति है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। वो किन किन क्षेत्रों में ये शालाएं, अनुसंधान शालाएं स्थापित की गई, जयपुर, जोधपुर, देहरादून और कोटा। इस तरह हम लोग जो है मृदा संरक्षण की बात करते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी आएंगे और ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल हैं, इजी हैं, आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको भी आप आराम से जो है बिल्कुल शॉर्ट आंसर टाइप है, इसको आप लिख सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है कि संसाधन क्या है, संभाव्य संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है ना, भंडार क्या है, संचित कोष क्या है। ये छोटी छोटी डिफिनीशन है, जैसे ही पढ़ेंगे इनको सब बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा आपको। अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि संचित कोष क्या है, तो ये भंडार का वो अंग है, इसमें तकनीकी ज्ञान के संयोग से इसका प्रयोग किया जाता है ना, तो ये संचित कोष हो गया। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। और इसके देखिए एनसीईआरटी के ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में एनसीईआरटी बोर्ड से ही दिया जाता है, तो इसके बहुत ही ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, इन ऑप्शनल क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद कुछ और भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखिए यहाँ पे हैं, शॉर्ट आंसर में है, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं पूछ रहे हैं। अब जलोढ़ मिट्टी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आपके, आप इनको कर सकते हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, है ना, मृदा के निर्माण में शैलें किस प्रकार भूमिका अपनी निभाती हैं, क्योंकि इन्हीं शैलों के अपेक्षा से ही क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न भी हमारे सामने आ रहे हैं, और संसाधन संरक्षण से क्या समझते हैं, मृदा अपरदन क्या है, बांगर और खादर भूमि में अंतर बताइए, मृदा अपरदन, ये जितना भी हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं उन डिटेल के अनुसार जो है ये आपको क्वेश्चन से कर लेने हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन सब कुछ है, इतना सब कुछ कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर ये जो भी कॉपियाँ है ये हमारे नंबर पे आप पोस्ट करके इसको चेक करा लीजिएगा। जिसके पास बुक्स ना हो वो बुक्स की व्यवस्था जरूर कर लीजिए, क्योंकि यदि बुक्स नहीं होगी तो बोर्ड के एग्जाम में फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपके नोट्स भी प्रॉपर गति से तैयार नहीं हो पाएंगे। तो आज यहीं पे है, अगली बार अगले टॉपिक में हम नए टॉपिक से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए